Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 6 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो आज के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पहला है हमारा एडिटोरियल का आर्टिकल जिसमें हम बात करेंगे स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कोड, है ना. यहाँ पर हम देखेंगे स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस कुछ प्रैक्टिसेस हैं और इस पर कई बार कोड के क्या क्या मतलब कि आपके डिसीजंस आए हैं उन सारी चीज़ों को लेकर. सेकंड हमारा टॉपिक है मोदीज विजिट टू रशिया प्योरली बायलैटरल. अब आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो रशिया की विजिट में जाने वाले हैं. ये एक बायलैटरल मीटिंग है, लेकिन ये मीटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. थर्ड वन इज इंडो रशिया वेंचर डिलीवर्ड 35,000 असॉल्ट राइफल्स टू MOD. ओके. फोर्थ वन है हमारा लास्ट वन, फूड कॉस्ट लिफ्ट वेज थाली प्राइस 10%. तो यहाँ पर हम इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन. और ये जो हमारी वेज थाली है, एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन द वेज एंड नॉन वेज थाली, कि जो वेज थाली है आज के टाइम पे इसका जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ओके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल. सो देखिए ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से. इसमें देखिए फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. वेरियस केसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं. ओके. हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, कि आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका एक ये फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप उस चीज़ को प्रोफेस कर सकते हैं, है ना, उस चीज़ को सेव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन की. ये हमें मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ये हमारा फंडामेंटल राइट है. ओके. लेकिन कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा, हम बात करते हैं हिंदू लॉ की. हिंदू में हिंदू लॉ नहीं कहेंगे इसे हम, हिंदू में कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, मुस्लिम में कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं. हम यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भी बात कर रहे हैं. ओके. हिंदूज में कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, मुस्लिम्स में होती हैं, जैनिज्म में यहाँ पर आपको वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं. सेम यहाँ पर आपको बुद्धिज्म, क्रिश्चियंस, हर एक रिलीजन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रैक्टिसेस दिखने को मिलती हैं. उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, फेथ होते हैं, बिलीफ होते हैं. ओके. हमने इस सारी चीज़ों को माना, लेकिन ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं क्या ये इनह्यूमन तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पहले इंडिया की हम बात करते हैं, हमारे हिंदू में हम हमारे हिंदू की बात करते हैं इसमें हम, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता था कि जो सती प्रथा है, ठीक है, पहले क्या था, सती प्रथा को बहुत ज़्यादा यहाँ पर माना जाता था कि अगर आपका हस्बैंड यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है तो औरत को क्या होना पड़ता था, यहाँ पर सती होना पड़ता था. तो ये जो प्रैक्टिस थी ये कितनी इसेंशियल मतलब कि इसका हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. ठीक है, आप उस प्रैक्टिस को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी पर क्या अफेक्ट डाल रहा है. और ये जो उस पर्सन का राइट है ना, एक तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया, दूसरा यहाँ पर आपके कुछ नेचुरल राइट्स भी होते हैं जो आपको पैदा होने से ही मिलते हैं, वो आपको कहीं और से नहीं कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा. कुछ नेचुरल राइट्स है भी हैं हमारे पास. तो जैसे हम सती प्रथा की बात करते हैं, अब तो सती प्रथा यहाँ पर इसको बैन कर दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया है ना. तो ये सती प्रथा किस तरीके से हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रही है, ये कितनी इसेंशियल है, कितनी इसेंशियल नहीं है, ये एक क्या कोई भी यहाँ पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो क्या सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, कितना इम्पैक्ट डाल रही है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, हम उस चीज़ को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. तो ये काम किसका हो जाता है, आपका कोर्ट का हो जाता है. मतलब इस आर्टिकल में ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट अब क्या करने लगी है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर इंटरप्रेट करती है. लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मेन काम क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना. मेन काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ना कि जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको इंटरप्रेट करना. आप देखिए, अब इस चीज़ों को आप लिंक करेंगे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा. इस आर्टिकल में एक हम बात कर रहे हैं किसकी, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस का नाम है अंग प्रदक्षिणा.
ठीक है। अंग प्रदक्षिणम इसमें एक्चुअली होता ये है कि जो बनाना लीव्स होती हैं उसमें जो डिवोटीज होते हैं वो रोल करते हैं, है ना, ऐसे रोल करते 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 उसमें जाते हैं। तो पहले इसमें एक्चुअली उसके बाद ये रोलिंग वाला ही पूरा वो था, तो इसको पहले बैन किया गया कि रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर में नहीं आता है। देखिए ये यू विल सी इन अ सिग्निफिकेंट येट अ कंट्रोवर्शियल ऑर्डर इन पी नवीन कुमार 2024 बाय जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अंग प्रदक्षिणम हैज बीन अलाउड। इसको यहाँ पर अलाउ किया गया, लेकिन 2015 में ये इसको क्या कर दिया गया था, इसको अलाउ नहीं किया गया था। ओके, सो द प्रैक्टिस इन्वॉल्व रोलिंग ओवर द बनाना लीव्स ऑन विच द अदर डिवोटीज इन दिस इंस्टेंस ऑफ श्री सदाशिव ब्राह्मणता ऑफ नेहरू विलेज इन तमिलनाडु हैड पार्केटेकन फूड। तो मतलब यहाँ पर क्या था, जो वहाँ के हम कह सकते हैं जो सदाशिव जो रहते थे उन्होंने जिस पे खाना खाया, उसके बाद जो डिवोटीज होते थे वो उसके ऊपर क्या करते थे, रोलिंग करते थे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को पहले बैन कर दिया था, लेकिन अभी इस प्रैक्टिस को फिर से अलाउ कर दिया गया। इन 2015 द पिटिशनर हैज आर्ग्यूड दैट द प्रैक्टिस इन्वॉल्व दलित एंड नॉन ब्राह्मण्स रोलिंग। अब इसमें एक्चुअली ये था 2015 में जो पिटिशन गई थी, उस पिटिशन में ये कहा गया कि ये जो रोलिंग हो रही है उस बनाना लीव्स के ऊपर, वो सिर्फ दलित्स और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो रोल कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन फिर वेरियस आर्गुमेंट्स होते हैं और उसमें ये कहा जाता है इसमें सिर्फ दलित ही नहीं है, सब लोग हैं जितने भी यहाँ पर डिवोटीज हैं वो इस चीज में क्या कर रहे हैं, मतलब कि रोलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कही गई। अब देखिए सेकंड इसमें ये फिर अब बात आ जाती, हमने तो ये अभी बात कर ली किसकी, अंग प्रदक्षिणम की। आपके ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। पहला आपका आ जाता है यहाँ पे ट्रिपल तलाक। ठीक है, ट्रिपल तलाक मुस्लिम का जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको इसेंशियल माना जाता है कि ट्रिपल तलाक उनका ये एक प्रैक्टिस है। लेकिन ये ट्रिपल तलाक के कारण एक औरत के ऊपर, एक वेमेन के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, उसकी लाइफ के ऊपर क्या यहाँ पर असर हो रहा है, ट्रिपल तलाक पहला केस। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सबरीमाला केस की। आप सभी को पता है सबरीमाला में क्या था कि जो आपकी पीरियड्स वाली वेमेन होती हैं, है ना, मतलब कि आप कह सकते हैं 12 ईयर से लेकर जो आपका 50 ईयर्स तक में जो ये टाइम पीरियड होता है एक्चुअली, तो उसमें ये कहा गया कि इस एज ग्रुप की जो वेमेन है वो जो टेम्पल है उसमें एंटर नहीं कर सकती। पहला दूसरा केस आ गया ये। तीसरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रहा था ये हिजाब वाला केस। ठीक है, तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे केसेस गए हैं, आप सभी को बहुत ही अच्छे से इसके बारे में पता है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या हो गया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगा, सुप्रीम कोर्ट ये देखने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ये देखने लगे कि ये जो प्रैक्टिस है, ये उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उस रिलीजियस टेक्स्ट में इस प्रैक्टिस को ये देखने लगे कि इट इज इसेंशियल और नॉट, है ना। ये क्या देखने लगे, इट इज इसेंशियल और नॉट। हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स दिए गए, क्या ये उनसे मतलब कि मैचअप हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं, किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, राइट टू फ्रीडम एक अलग चीज है ना, मतलब सॉरी राइट टू फ्रीडम मैं कह रही हूँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक अलग चीज है। लेकिन कोई वो फ्रीडम क्या है, आपके जो अदर सोशल चीजें हैं उसको यहाँ पर क्या करें, मतलब कि उसकी कन्फ्लिक्ट में ना आए। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम हो जाता है कि उस चीज को वो ओवररूल करें। ओके, सो ये यू विल सी रिवाइवल ऑफ द डिबेट, द ऑर्डर has revived the debate on issues such as religion, how essential practice of any religion are to be determined, कि यहाँ पर हम किसी भी प्रैक्टिस को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो essential है या नहीं है। So how far the judiciary has been consistent in such determination, देखिए, वेल रिसर्च ऑर्डर हैज साइटेड ऑल इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट द पिटिशनर पी नवीन कुमार हु हैज टेकन अ वो ऑफ अंग प्रदक्षिणम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पी नवीन कुमार थे, उन्होंने ये जो अंग प्रदक्षिणम के कंक्लूजन में कहा कि उनके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अंडर आर्टिकल 25 एंड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ह्यूमन डिग्निटी के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बनाना लीव्स पर ये रोल कर रहे हैं, तो ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इसके तहत ये क्या कर सकते हैं, अंग प्रदक्षिणम उनके लिए एसेंशियल हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, इसमें हम यही कहा जा रहा है कि देखिए, इन एन इंटरेस्टिंग एनालॉजी अ लर्न जजेस in paragraph 21 of his judgment held that if the right to privacy includes sexual and gender orientation, it certainly includes one's spiritual orientation also. It is open to a person to express this orientation in the matter he deems fit subject to right of others. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कोई भी अगर प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है,
फर्दर वो किसी दूसरे यहाँ पर किसको कितना हार्म कर रही है, जो हमारी मॉरलिटी है उसको तो यहाँ पर हार्म नहीं कर रही, इस चीज़ पर भी हमें फोकस करना होगा। आप देखिए इस चीज़ को यहाँ पर बेस्ट इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। वैसे तो अब इस आर्टिकल में एज सच अभी कुछ नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, वेरियस जो केसेस हैं इसके बारे में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी जो रिसेंट में एक मूवी रिलीज हुई है महाराज करके, ठीक है, आप लोगों ने अगर देखी होगी इस मूवी को, तो इसमें हमारे मतलब कि 18 के टाइम का बताया गया है। तो उसमें एक आप लोगों ने सेवा, चरण सेवा है ना, जिसमें क्या होते थे, ये कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, पूरे चले आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरा उनकी जो हवेली रहती थी, मंदिर वगैरह वो पूरा था, टेम्पल था उनका, तो उसमें एक सेवा चल रही थी उनकी, कौन सी, चरण सेवा। अगर आप लोगों ने इसके बारे में सेवा सुनना होगा तो उसमें एक्चुअली क्या किया जाता था, जो लोग होते थे, जो भी यहाँ पे भक्त होते थे, डिवोटीज होते थे, लोग होते थे, तो उनकी जो वाइफ्स होती थी और वाइफ होती थी, उनकी जो बेटियां होती थी, तो उनको चरण सेवा के लिए भेजा जाता था। और चरण सेवा में क्या होता था, एक्चुअली उसमें आपने देखा होगा कि वो जो मतलब महाराज होते थे एक्चुअली, है ना, वो उनके साथ मतलब सेक्सुअली उनके साथ इंटीमेट होता था, फिजिकल इंटीमेशन होता था। और कई इवन जो लोग होते थे वो उस व्यू को मतलब इंजॉय भी करते थे, देखते भी थे, और उसको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा वो करते थे कि अरे हमने चरण सेवा देखी। लेकिन कुछ अब ये इसको यहाँ पर उनका ये बिलीव था, उसको बहुत ज़्यादा ये लोग वो मानते थे कि अरे हमें चरण सेवा का यहाँ पर चांस मिल रहा, मौका मिल रहा है, मतलब कि हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन बाद में ही फिर जब उस चीज़ को रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो उसके बाद उस प्रैक्टिस को यहाँ पे बैन किया गया। पूरा केस यहाँ पर कोर्ट तक जाता है और वो सारी चीज़ें, पूरा केस हो जाए, वो पर्सन जो होता है वो जीत जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो मतलब हमें यहाँ पर देखना होगा कि मतलब अगर वो चीज़ 500 सालों से फॉलो हो रही, इट डजंट मीन कि वो हमारी सोसाइटी के लिए भी सही हो। अगर वो गलत है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उस चीज़ को सोशल रिफॉर्म में ऐड करना होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो द सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इस टाइम पे क्या है, सुप्रीम है। सो द राइटर हैज कॉन्स्टेंटली हेल्ड द व्यू इन हिज आर्टिकल दैट जजेस should not become the clergy to determine purely theological issue, and that the progressive nation such as India should not allow even essential religious practices if the same is contrary in constitutional ethos and values। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के पास अभी ये बहुत अच्छा चांस है कि वो क्या कर सकते हैं, ये जो थियोलॉजिकल है इश्यूज हैं और ये जो इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज और जो इथिक्स हैं, इथोस हैं, उसकी कॉन्ट्ररी में आ रहा है, तो उस प्रैक्टिस को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके, सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉट रिलीजन, है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कोई रिलीजन हमारी कंट्री को गवर्न नहीं कर रहा है। सो ओनली दैट मच रिलीजन फ्रीडम कैन बी ग्रांटेड एज इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उतना ही यहाँ पर फ्रीडम यहाँ पर क्या करना चाहिए, ग्रांट करना चाहिए, जितना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आप इसको यहाँ पर कहीं पर भी एज अ कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज मोदीज विजिट टू रशिया प्योरली बायलैटरल। अब 8 एंड 9 ऑफ जुलाई, 8 और 9 जुलाई को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ जाने वाले हैं, रशिया। ठीक है, वहाँ पर उनकी मीटिंग होगी किसके साथ, जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके साथ। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है 8 और 9 की हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने कल ही डिस्कस किया था कि नेटो के लिए, नेटो का यहाँ पर 75 ईयर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के चलते सेम डे, ये जो 8 और 9 है ना, मतलब कि हम कह रहे हैं 8 को यहाँ पर ये जो नेटो है इसकी समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब कि सेलिब्रेशन हो रहा है 75 ईयर्स का। और इसी टाइम पीरियड में मतलब ये जो सेम टाइम है इसमें यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, रशिया की विजिट में जा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो। तो इसमें यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बताया गया कि आप देखेंगे द टाइमिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया प्योरली बायलैटरल, सेड फॉरेन सेक्रेटरी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है डिसमिसिंग सजेशन दैट हैज टॉक विद रशियन प्रेसिडेंट ऑन जुलाई 9 वुड अपीयर इन कंट्रास्ट टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट स्केड्यूल्ड इन यूएस ऑन द सेम डे। 9 तारीख को यहाँ पर सेम डे में 75 जो ईयर्स हो चुके हैं नाटो के, तो उस समिट को यहाँ पर मतलब कि उसके लिए एक समिट यहाँ पर यूएस के द्वारा सेम डे में मतलब क्या की गई है, आपकी स्केड्यूल की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है।
ओके अब देखिए इस समिट में ऑब्वियसली क्या होगा, रशिया के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जैसे कि देखिए इंडिया की बात करते हैं। सो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वेरियस आपकी जो वेस्टर्न ग्रुप्स है, लाइक G7 की बात करते हैं, G20 अभी हाल ही फिलहाल में आफ्टर विनिंग द इलेक्शन G7 के यहाँ पर समिट में भी मतलब गए थे एज अ स्पेशल इन्वाइटी। तो और अभी यहाँ पर क्या हुआ था, आपकी SCO की समिट हुई थी, ठीक है। तो लेकिन इस SCO की समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे, वहां पर कौन गया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे। तो देखिए इस चीज का मैसेज अलग पड़ता है कि मतलब वो वेस्टर्न ग्रुप थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी वहां पर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज को अटेंड किया। लेकिन ये SCO जो समिट है ये एक आसियान समिट मतलब इस साइड का है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस नहीं थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन देखिए अभी ये जो टाइम पीरियड है, या फिर कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं, हमें यहाँ पर नहीं पता, लेकिन ऐसा है अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम टाइम, तो इससे क्या यहाँ पर इंश्योर होता है कि एक तरफ US की मतलब कि वेस्टर्न जितने भी यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये सारी नेटो के का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड रशिया और इंडिया के यहाँ पे बायलेटरल जो वेरियस ट्रीटीज हैं उस पर फोकस किया जाएगा, वेरियस जो चीजें हैं इस पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ओके सो दे आर एक्सपेक्टेड टू फोकस हाउएवर ऑन मेनी इश्यूज पेंडिंग बिटवीन देम सिंस द लास्ट एनुअल समिट इन 2021। 2021 में एक एनुअल समिट हुई, उसके बाद से बहुत सारी चीजें जो थी अभी भी एरियाज थे उन पर फोकस करना, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, कनेक्टिविटी, स्पेस, ऑयल, LNG, डिफेंस सप्लाईज, पेमेंट इशूज। तो इन सारी चीजों पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा इंडिया और रशिया के बीच में। ओके सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अभी इसमें आपके लिए सिर्फ इतना ही है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडो रशियन वेंचर डिलीवर्ड 35,000 असॉल्ट राइफल टू MOD। ओके अभी यहाँ पर आप सब जैसे कि हमने अभी देखा कि प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर क्या है, रशिया की विजिट में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर था जिसमें AK-203 इस राइफल को क्या किया जाएगा, इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ओके पहले क्या होता था, रशिया के साथ हमारी वेरियस डिफेंस टाइज थी, मतलब अभी भी ये स्टिल है, लेकिन अगर हम देखिए तो 95% हमारा जो डिफेंस था हम कहाँ से लेते थे, रशिया से लेते थे। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि रशिया के ऊपर इतना डिपेंड रहना हमारे लिए सही नहीं है, तो हमने हमारा जो डिफेंस ट्रेड है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया। अब हम रशिया के साथ तो डिफेंस डील करते हैं, उसके साथ साथ हम USA के साथ, फ्रांस के साथ और वेरियस अदर कंट्रीज के साथ भी क्या कर रहे हैं, हमारे वेरियस डिफेंस टाइज यहाँ पर हैं। ओके डिफेंस ट्रेड है। लेकिन अब क्या होता है एक्चुअली, फिर दूसरी तरफ ये बात आती है कि हम इतने यहाँ पर डिफेंस जो आपके हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको क्यों इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया है, एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इसे स्ट्रॉन्ग तो करना ही होगा, पहली चीज़ ये। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो हम अपने देश में ही हमारे इंडिया में क्यों नहीं बना लेते। तो देखिए इतनी आसान नहीं होती हैं चीज़ें कि हम एक दिन में ही सारी चीज़ें बंद करके और ये सबमरीन जितने भी राइफल्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, इनका यहाँ पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए हमें चाहिए क्या, फाइनेंस, ठीक है। सेकंड क्या आ जाता है, टेक्नोलॉजी। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, वो आपको यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट, आपको वेपन सप्लाई कर देंगे कि ठीक है आप ले जाइए, है ना, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। लेकिन कई बार वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। क्यों करे भाई, उन्होंने डेवलप की टेक्नोलॉजी, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो क्यों करेंगे। आप मेहनत करिए, आप भी अपने मतलब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर आइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था और इस जॉइंट वेंचर में आप देखेंगे, सो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड लोकेटेड इन इंडिया हैज़ प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर 35,000 कालाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल टू द इंडियन मिनिस्ट्री टू डिफेंस। ठीक है, तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पर 3500 अभी यहाँ पर राइफल्स दे चुके हैं, असॉल्ट राइफल। क्योंकि हमारा जो हम हमारी मिलिट्री की बात करते हैं, अभी भी हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके पास आउटडेटेड जो राइफल्स हैं, सारी चीज़ें, वेपन्स हैं, वो हैं। तो अभी मतलब कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की कंपेरिजन में यहाँ पर देखते हैं, ओके, तो द फाउंडर ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम द रशियन साइड रोसो बोन एक्सपोर्ट GSC एंड द ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप हैं इसको रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर AK-203 असॉल्ट राइफल इज अ वर्जन ऑफ AK-200 राइफल। यहाँ पे जो AK-200 राइफल है उसी का एक नया वर्जन है, चैम्बर्ड फॉर द 7.62 × 39 mm
कार्ट्रिज वगैरह, यहाँ पर ये इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। सो रोस्टेक प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, यहाँ पे जो रोस्टेक है वो बहुत ही बड़े लेवल पर क्या करता है, वेपन्स को प्रोड्यूस करता है। एंड इसकी जो इफिशियंसी है ना, इफेक्टिव एंड रियल कॉम्बैट कंडीशन इंक्लूडिंग द लेटेस्ट स्मॉल आर्म्स, तो यहाँ पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है एक तरीके से हम कह सकते हैं वो अभी लेटेस्ट है। सो एक तरीके से क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी का भी क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। रशिया के द्वारा टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे इंडिया में आ रही है। सो टुडे इंडिया इज द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर टू प्रोड्यूस द 200 सीरीज ऑफ असॉल्ट राइफल, मतलब कि ये जो असॉल्ट राइफल है इसकी 200 सीरीज हम यहाँ पर क्या करें, इंडिया पहली ऐसी फॉरेन कस्टमर होगी जहाँ पर हमें ऐसा चांस मिला है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये है आपका AK203, ये आप इसकी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज फूड कॉस्ट लिफ्ट वेज थाली प्राइस 10%। अब देखिए यहाँ पर जो वेज थाली है, वेज थाली के जो प्राइस है वो 10% और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, आपका अनियन, टमाटो एंड पटेटो, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके वजह से आपकी जो वेज थाली है वो यहाँ पर डबल हो रही। सो वेज एंड नॉन वेज फूड प्लेट प्राइस रोज इन जून टू 6th and 7th month हाई रिस्पेक्टिवली। Tomato, onion, potato, rice and pulses continue to record double digit inflation। यहाँ पर हमें फूड मतलब कि स्पेशली जो टमाटो, अनियन, पोटैटो है, इसमें यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो डबल डिजिट में हमें देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन होता है, उसके साथ क्या होता है, आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड बास्केट है उस अगर हम इसका जो फूड बास्केट का यहाँ पर ये देखते हैं, है ना, कितना यहाँ पे इसका CPI में इसका वेटेज है, तो ये सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा CPI पूरा यहाँ पर हिल जाता है मतलब उसका पूरा ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब CPI का जो मतलब CPI यहाँ पर जब इंक्रीज़ होता है, इसके प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है आपकी वो एक्शन में आ जाती है। मतलब RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो इन्फ्लेशन को यहाँ पर देखती है, टारगेट करती है, तो वो एक्शन में आ जाती है। अब देखिए आपके दो बास्केट होते हैं, एक होता है आपका CPI, दूसरा होता है WPI, जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और इसे हम कहते हैं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, पब्लिशिंग ऑफिस की बात करते हैं तो CPI को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO को द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, और WPI की बात करें तो इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कमोडिटीज़ की बात करें तो WPI में आपके सिर्फ गुड्स होते हैं, लेकिन CPI में आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखते हैं। सो इट वॉज यहाँ पर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट इंडिया एक्ट 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट MPC। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 2016 में। इसके वेरियस टास्क होते हैं, लाइक जो हमारे वेरियस रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है CRR, SLR, इन सारी चीज़ को यहाँ पर क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो रेपो रेट का यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट रेट होता है उसको हाई कर दिया जाता है, जिससे कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगा, आपके हाथ में पैसा कम होगा, तो आप स्पेंड कम करेंगे, है ना, आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो थोड़ा कम होगा। एक्सपेंडिचर कम होगा तो उससे क्या होगा, मतलब इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अब देखिए ये फूड प्राइस, तो ये हमारी कभी समटाइम्स ये क्या करता है, जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आती है ये इसको भी अफेक्ट करता है ना, तो ये इस चीज़ पर भी हमें फोकस करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें कुछ न्यू मेथड्स लाने होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर यहाँ पर कोई ज़्यादा हार्म ना हो। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।